हेलो एवरीबॉडी। तो अब जो शेड्यूल 3 पे हम लोगों का जो डिस्कशन है उसको सेकंड पार्ट में अगर मैं लेकर के जाऊं तो कल हम लोग या पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने बैलेंस शीट के अंदर जो नोट्स बनते हैं, मतलब जो इंडिविजुअल आइटम होती है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, उनका नोट्स कैसे बनाते हैं उसका डिस्कशन हमने कंप्लीट किया था। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं जरा देखो। क्या क्या और मतलब इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर, उसका नोट्स ऑन अकाउंट्स कैसे बनता बन गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन शेड्यूल 3 एक कंपनी से मांगता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, पहला इंफॉर्मेशन डिविडेंड्स को लेकर के है। क्या है? द अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स प्रपोज्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फॉर द पीरियड एंड टाइटल एंड द related amount per share shall be disclosed separately. Easy है समझना। Arrear of fixed cumulative dividend on irredeemable preference share shall also be disclosed separately. कोई भी अरियर वरियर वगैरह रहा प्रेफरेंस डिविडेंड का तो उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। उसके बाद लिखता है कि और क्या इंफॉर्मेशन है। Where in respect of issue of securities made for specific purpose, अगर किसी पर्पस के लिए आपने कोई सिक्योरिटी इशू किया था, देन होल और पार्ट ऑफ द अमाउंट दैट हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस एज ऑन द बैलेंस शीट डेट शैल बी इंडिकेटेड बाय वे ऑफ द नोट। तो समझ में आ गया होगा। तो अलग से हिंदी में और अलग से बताने की एज सच कोई जरूरत नहीं है। साथ में यह भी बताना पड़ेगा बच्चों कि भाई वो जो अमाउंट अभी तक तुमने स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज नहीं किया है, वो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट जो है वो आप लिखता है, एंड देयर शैल बी एंड इट शैल बी इंडिकेटेड बाय वे ऑफ नोट हाउ सच अनयूटिलाइज्ड अमाउंट्स हैव बीन यूज्ड और इन्वेस्टेड। अब स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो यूज नहीं किए तो उसको कहां पे यूज करके रखे हो या कहां पे इन्वेस्ट करके रखे हो, कहां बैंक में डाल के रखे हो, वो भी आपको इंफॉर्मेशन देना होगा। और ये सब जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं बोल रहा हूं, नोट नंबर जैसे सारे एसेट के नोट्स बन गए, लाइबिलिटी के नोट्स बन गए, इक्विटी के नोट्स बन गए, कंटिजेंट लाइबिलिटी का नोट बन गया, उसके बाद एडिशनल नोट 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 करके आप बनाते जाओगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, where the company has not used the borrowings from banks and financial institutions for the specific purpose for which it was taken at the balance sheet date, the company shall disclose the details where they have been used. तो आप बोलेंगे सर जे और जे ए दोनों एक है। जे है जहां पे आपने शेयर्स या सिक्योरिटीज या कोई भी चीज इशू किया था उसको लेकर के, और जे ए में अगर आपने बोरोइंग या कोई लोन वगैरह लिया है उसको लेकर के। अब आता है एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन। बहुत सारे नए नए इंफॉर्मेशन पिछले कुछ सालों में कंपनीज एक्ट ने शेड्यूल 3 के थ्रू से ये रिक्वायर किया है कि भाई कंपनियों को ये सारी चीजें भी डिस्क्लोज करनी चाहिए। उसमें पहला है टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। तो अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे नहीं है तो आपको ये एक टेबल बना करके इस तरह का चीज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देखो क्या कि वो आइटम बैलेंस शीट में किस नाम से दिखाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, कैरिंग अमाउंट क्या है, टाइटल डीड किसके नाम पे है, वेदर द टाइटल डीड होल्डर इज अ प्रोमोटर, डायरेक्टर, रिलेटिव ऑफ द प्रोमोटर एटसेट्रा, प्रॉपर्टी हेल्ड सिंस विच डेट, और क्यों वो कंपनी के नाम पर नहीं है। इसका इंफॉर्मेशन इस तरह का एक टेबल बना करके आपको देना पड़ेगा। अब रिलेटिव का मतलब वही है, प्रोमोटर का मतलब वही है, ये कोई खास बात नहीं, इसको लेकर के अलग से हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। तो क्या सुने अभी आप, अगर कोई प्रॉपर्टी का टाइटल डीड कंपनी के नाम पे नहीं है जबकि पैसे कंपनी के लगे हुए हैं, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। आइए अगले डिस्क्लोजर में चलते हैं। द कंपनी शैल डिस्क्लोज एज टू वेदर द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी is based on the valuation by a registered valuer as defined under Rule 2 of Companies Valuation Rule 2017। मतलब ये बताना पड़ेगा कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इंड एस 41 कहता है कि उसका फेयर वैल्यू नोट्स में डिस्क्लोज करना होगा। इंड एस 41 है ना
कि 40 है, इंड एज 40, वो बोलता है कि इसका फेयर वैल्यू डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो आपने उसका फेयर वैल्यू रजिस्टर्ड वैल्यूअर से निकलवाया है या नहीं, ये बताना पड़ेगा। सेम इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, वेयर द कंपनी हैज रिवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और ROU assets, the company shall disclose as to whether the revaluation is based on the valuation by a registered valuer as defined in Rule 2 of Companies Valuation Rules। तो क्या Rule 2 Companies Valuation Rule तो बेकार बात है, आपको ये समझना है कि भाई अगर आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराए हो तो कंपनी लॉ को आपके ऊपर फेथ है, अगर आप बाहर से कहीं से कराए हो तो कंपनी लॉ उसको थोड़ा डाउट की नज़र से देखेगा। तो आप बताइए कि आपने रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराया है या नहीं कराया, उसका एक इंफॉर्मेशन दीजिए। सेम चीज इंटैंजिबल असेट्स के लिए भी है। तो आप बोलेंगे 2, 3 और 4 तो सर सेम ही हो गया, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए, एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए और एक इंटैंजिबल असेट्स के लिए। ट्रू। नेक्स्ट, the following disclosure shall be made where loans and advances in the nature of loans granted to promoters, directors, KMPs and other related parties। तो अगर इन लोगों को कंपनी ने लोन दिया है तो आपको बताना पड़ेगा whether the loan is repayable on demand या बिना किसी टर्म्स ऑफ रीपेमेंट को लेकर के लोन है, या आपको डिस्क्लोज करना है। साथ में आपको एक इस तरह का टेबल बनाना है कि टाइप ऑफ बोरोअर कौन है, अमाउंट ऑफ द लोन जो है वो कितना है, और परसेंटेज ऑफ टोटल लोन, माने परसेंटेज ऑफ सच, ये वाला जो पर्टिकुलर लोन है टोटल लोन का कितना परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ टोटल लोन्स एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स। मतलब जैसे मान लो प्रोमोटर को लोन आपने 10 लाख रुपए का दिया, जबकि आपका टोटल लोन 50 लाख का है, तो आप बोलेंगे ये मेरा 20% का लोन है जो मैंने प्रोमोटर को दिया। अब आइए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का एजिंग शेड्यूल। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यू ऑल नो, कोई टेंजिबल असेट अगर बन रही है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हम उसको बोलते हैं, उसका एजिंग शेड्यूल मांग रहा है। तो क्या एजिंग शेड्यूल है? अमाउंट यहां पे जो है ना, ये जो जगह है ये अमाउंट का जगह है, ठीक है। अब उसमें वो बोल रहा है कि CWIP लेस देन 1 ईयर, CWIP of 1 to 2 year, CWIP of 2 to 3 year और CWIP of more than 3 years। जो प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस है उसका अमाउंट यहां बताइए, जो प्रोजेक्ट अभी सस्पेंड कर दिए हैं उसका अमाउंट भी यहां पे बताइए एंड देन टोटल कर दीजिए। तो इससे ये मतलब समझ लो कि CWIP मान लो पिछले 3 साल से मोर देन 3, 4 साल हो गया बन रहा है 400 करोड़ रुपया, तो ये पता तो चले भाई साहब इतना रुपया हम लोग 4 साल से लगा दिए हैं और अभी तक ये फ्रूट जनरेट करना चालू नहीं किया है। तो ये ब्रेकअप टाइम वाइज देने के लिए एक नोट आपको बनाना पड़ेगा। अब यहां सिंपल सा बात लिखा है, जो ग्रैंड टोटल है, ये जो टोटल है ये बैलेंस शीट में CWIP से मैच करना चाहिए। ऑब्वियसली मैच करेगा क्योंकि सारा ही तो CWIP का डिटेल यहां पे आ गया ना। बी नंबर, CWIP का ही फर्दर डिटेल। फॉर CWIP हुज कंप्लीशन इज ओवर ड्यू or has exceeded its cost compared to its original plan, the following schedule shall be given। Clear है क्या? Expected to be completed in less than 1 year, 1 to 2 years, 2 to 3 years, more than 3 years। प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, जहां पे भी वो कंप्लीट होने वाला है उसमें हमारा टोटल क्या इन्वेस्टमेंट है वो आपको बताना। अच्छा प्लीज यहां पे आप ये मत समझिए कि यहां पे आपको ये बताना है कि और कितना खर्चा लगने वाला है। नो 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 नो, जो खर्चा आपका इनकर हुआ है उसी के बारे में बताना है। ए नंबर तो टोटल के बारे में है, बी नंबर जो है सिर्फ उस CWIP के बारे में है जो ओवर ड्यू हो गया है। मान लो आपने बोला था कि 2 साल में बन जाएगा लेकिन वो 2 साल से बियॉन्ड चला गया, तो उसका ये वाला ब्रेकअप देना है। आइए आगे चलते हैं। सिमिलर जैसा डिटेल आपको CWIP का था,
एकदम सेम डिटेल आपको इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट का देना है। CWIP टेंजिबल असेट को लेकर के था और ये इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट इंटेंजिबल असेट के CWIP को ही बोलते हैं। तो एकदम सेम डिस्क्लोजर है, तो हम अलग से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसा ब्रेकअप वहां पे था टेंजिबल असेट वाले CWIP में, इंटेंजिबल असेट में भी सेम है। जो ओवरड्यू हो गया उसका भी डिटेल है और ये जो ऊपर जो नॉर्मल असेट जो अभी बन रहा है उसका डिटेल है। तो वो एकदम सिमिलर है, तो अलग से टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। 8th डिस्क्लोजर, डिटेल्स ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड। बेनामी प्रॉपर्टी आपने नाम सुना होगा, एक बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट भी है, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। तो लिखता है कि वेयर एनी प्रोसीडिंग हैज बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, देन द कंपनी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग। कोई जमीन सर्वे में पकड़ाया, कंपनी के यहाँ इनकम टैक्स का रेड हुआ, कुछ असेट सब पकड़ाया जो बेनामी है, बुक्स में कहीं पे रिकॉर्डेड नहीं है, तो उन सबको बेनामी प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो उसमें डिटेल देना है, अमाउंट देना है, बेनिफिशियरी कौन है वो बताना है। इफ प्रॉपर्टी इज इन द बुक्स तो फिर बैलेंस शीट का रेफरेंस देना है। इफ प्रॉपर्टी इज नॉट इन द बुक्स तो उसका फैक्ट बताना है रीजन के साथ। अब F नंबर, वेयर देयर आर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी अंडर दिस लॉ एज एन अबेटर ऑफ द ट्रांजैक्शन, अबेटर फैसिलिटेटर को बोलते हैं, और द ट्रांसफरर, देन द डिटेल शैल बी फर्निश्ड। नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स, स्टेटस ऑफ द सेम एंड कंपनीज व्यू ऑन द सेम भी बताना पड़ेगा। तो ये बेनामी प्रॉपर्टी को लेकर के ये डिस्क्लोजर, अगर आपके अगेंस्ट में बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट का कोई प्रोसीडिंग चालू हुआ है तो ये सारे डिस्क्लोजर आपको देने हैं। तो अब देखिए, मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो अमाउंट है उसका जो डिस्क्लोजर दे रहे हैं दैट इज फंटास्टिक, नोट्स बनता ही बनता है। ये एडिशनल डिस्क्लोजर अभी इतने सारे फ्रॉड आने लग गए, इतने सारे समझ लो डिफॉल्ट होने लग गए बैंक लोन वगैरह में, तो अब इंस्टीट्यूट भी और कंपनीज एक्ट भी ये चाहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोजर चीजों के बारे में नोट्स ऑन अकाउंट्स के अंदर ही, बैलेंस शीट के अंदर ही दिया जाए। 9 नंबर पॉइंट, वेयर द कंपनी हैज बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द करेंट असेट्स, देन it should disclose कि whether the quarterly returns or statement of current assets are filed by the company with the banks and जो भी मैं रिपीट करता हूं, whether the quarterly returns or statements of current assets filed by the company or the banks filed by the company with the banks or finances are in agreement with the books of accounts, and B, if not, summary of reconciliation। जो डेटा आपने रिटर्न्स में दिया है वो आपके बैलेंस शीट में जो डेटा है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो रिकॉन्सिलिएशन। क्या होता है ना बच्चों, अब ये जो लोन वोन वगैरह के केसेस में होता क्या है ना, ज्यादातर केसेस में खास करके जो छोटी कंपनियां होती हैं वो लोग कुछ भी डिटेल जाकर के दे देती, ये स्टॉक था मेरे पास, ये डेटर्स था मेरे पास उस दिन, ये बैंक बैलेंस था, ये कैश बैलेंस था। अब उसको जब रियल बैलेंस शीट से मैच कराते तो मैच नहीं करता है, क्योंकि वो पेपर तो ऐसे कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, सॉरी सीए बोल रहा हूं, कोई भी किसी से बना करके सर्टिफिकेट बना करके दे देते हैं, लेकिन वो अगर बैलेंस शीट से मैच नहीं करे तो प्रॉब्लम है भाई। तो अब क्या ना, सारे लोग सर्टिफिकेट, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग भी सर्टिफिकेट बनाने के पहले इस चीज का भी अच्छे से ऑडिट करते हैं कि नहीं भैया जो पेपर फाइल हो रहा है वो एज पर बुक्स होना चाहिए। 10, विलफुल डिफॉल्टर। आपने नाम सुना होगा विलफुल डिफॉल्टर का, विजय माल्या के लिए बोला जाता है इज ए विलफुल डिफॉल्टर। कि वेदर विलफुल डिफॉल्टर का डेफिनेशन बाद में मैं सुनाऊंगा। वेदर where a company is declared a willful defaulter by any bank or financial institution or any other lender, then the following details shall be given: date of declaration as willful defaulter or detail of defaults. Willful defaulter here means a person or an issuer who or which is categorized as willful defaulter by any bank, financial institution, जो भी एक्ट वगैरह in accordance with the guidelines of willful defaulters issued by RBI. तो ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप विथ स्ट्रक ऑफ कंपनीज। साल तो मेरे को नहीं मालूम, बट मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद
बहुत सारी कंपनियों को स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया था। 2 लाख करीब कंपनियां, 1 लाख या 2 लाख, उनको स्ट्राइक ऑफ कर दिया, भाई आप लोग हटिए आरओसी से, पेपर वेपर सबमिट नहीं होता था, कुछ डिटेल नहीं जाती थी। तो अगर आपकी कंपनी का उन स्ट्रक ऑफ कंपनी से कोई भी तरह का रिलेशन है तो उसका डिस्क्लोजर देना है। क्या? वेयर द कंपनी हैज एनी ट्रांजैक्शंस विद द कंपनी स्ट्रक ऑफ अंडर सेक्शन 248 द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 560 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, द कंपनी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग डिटेल्स। क्या? स्ट्राइक ऑफ कंपनीज के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, बैलेंस आउटस्टैंडिंग क्या है, नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या है, और नेम ऑफ द कंपनी क्या है। अच्छा, फॉर्मेट ना बच्चा यही वाला रहेगा। तो मान लो केबी एग्रो बोल करके एक स्ट्राइक ऑफ कंपनी है, हमारी कंपनी ने उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है, 4 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और वो मान लो मेरी सब्सिडरी है, जो भी है, ये आपको लिखना पड़ेगा नोट्स में, एक नोट्स बना करके देना पड़ेगा। नोट्स का नाम भी रिलेशनशिप विथ स्ट्राइक ऑफ कंपनीज ही रखना बेटर रहता है। आगे नेक्स्ट नोट, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस और सेटिस्फैक्शन विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अगर कोई वेयर एनी चार्ज और सेटिस्फैक्शन is yet to be registered with ROC beyond the statutory period, details and region thereof shall be disclosed। मैं अलग से कुछ समझाऊंगा नहीं, नॉर्मल है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, compliance with number of layers of companies। जितने भी layers of companies कंपनी लॉ में अलाउड है उसके हिसाब से, where the company has not complied with the number of layers prescribed under clause 87 of section 2 of the act read with companies, जो भी रूल्स वगैरह है, the name and CIN of the companies beyond the specified layers and the relationship or extent of holding of the company in such downstream companies shall be disclosed। बोलते हैं शायद 3 लेयर तक परमिटेड है, तो अगर चौथा लेयर में कोई कंपनी है, जैसे मान लो ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है, यहां तक तो मान लो होल्डिंग सब्सिडरी उसका सब्सिडरी, पर आपका डी भी है, ई भी है, तो उस डी और ई के बारे में बताइए, और अपनी होल्डिंग कंपनी के साथ किसके साथ क्या रिलेशनशिप है उसको भी डिस्क्लोज करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एक और नोट है, 1-2 नोट और है, रेशियोज टू बी डिस्क्लोज्ड। अब सारी कंपनियों को ये सब रेशियोज निकाल करके डिस्क्लोज करना है। रेशियोज आपने रेशियो एनालिसिस इंटरमीडिएट में, फाइनल्स वगैरह में, और रेशियो के बारे में बच्चे अच्छे से जानते हैं, करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेएबल टर्नओवर, कैपिटल टर्नओवर, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारे रेशियो आपको निकाल करके देने हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात देखिए, द कंपनी शैल एक्सप्लेन द आइटम्स इंक्लूडेड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर कंप्यूटिंग द अबव रेशियो। फर्दर एक्सप्लेनेशन शैल बी, ये इंपॉर्टेंट देखिए, फर्दर एक्सप्लेनेशन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर एनी चेंज इन द रेशियो बाई मोर देन 25% कंपेयर टू द प्रीसीडिंग ईयर। ये तो ऊपर वाला तो बेकार बात है कि भाई एक्सप्लेन करना है कि मैंने ऊपर में क्या लिया, नीचे में क्या लिया, जो नॉर्मली सभी लोग लेते हैं। अब जैसे प्रॉफिट है तो ईबीआईटी लेकर के बनाए हो ना, पैट लेकर के बनाया, उसका डिस्क्लोजर है। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 25% से ज्यादा आपका रेशियो में चेंज हुआ है तो उसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। 2 और नोट, पहला, कंप्लायंस विथ द अप्रूव्ड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, अमलगमेशंस वगैरह, वेयर द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी in terms of section 230 to 237, the company shall disclose that the effect of such arrangement have been accounted for in the books of accounts of the company in accordance with the scheme and in accordance with the accounting standards, and any deviation अगर हुआ है तो उसको explain करना है। स्कीम ऑफ अमलगमेशन नाम आपने सुना होगा, आपके सिलेबस में टॉपिक भी है। तो वो जिस तरह से अप्रूव हुई उसमें जो जो बात बोला गया ऐसे ऐसे अकाउंटिंग करना है, वैसे अकाउंटिंग हुआ या नहीं हुआ, इंडेज फॉलो हुआ या नहीं हुआ, उसका डिटेल देना है। अगर हुआ तो ये लिख देना, एवरीथिंग हैज बीन एज पर द स्कीम एंड एज पर इंडेज। अगर कोई फॉलो नहीं हुआ तो उसका एक्सप्लेनेशन। एंड एक सिमिलर डिटेल आप देखिए फिर से, यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड्स एंड शेयर प्रीमियम, वेयर एनी कंपनी हैज, इसमें दोनों तरफ का है, सुनिए मैं दिखाता हूं। वेयर एनी कंपनी हैज एडवांस्ड और लोन्ड और इन्वेस्टेड फंड्स, either borrowed funds or share premium or any other source or kind of funds to any other person, हम लोगों ने लोन दिया है to any other person or entity including foreign entities with the understanding that
द इंटरमीडियरी सेल, हमने किसी को लोन दिया और ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो आदमी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली lend or invest in other persons or entities identified in the manner whatsoever on behalf of the company, or provide any guarantee or security to the like or to or on behalf of the ultimate beneficiaries. कहने का मतलब ये है कि अगर हमने किसी को लोन दिया और उसको बोला कि भाई तुमको इसको लोन देना है या इसमें इन्वेस्ट करना है, तो उसका डिटेल अलग से देना होगा. अगर हमने लोन लिया या सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहीं भी से शेयर वगैरह रेज किया और फिर किसी को लोन दिया और इस थॉट के साथ लोन दिया कि भाई आप डायरेक्टली यहाँ पे मेरा बच्चा को लोन दे देना, मेरे भाई की कंपनी में इन्वेस्ट कर देना, उसका डिटेल आपको अलग से देना है. और ये रिसीव साइड में भी है, वेयर ए कंपनी हैज रिसीव्ड एनी फंड विद द सेम लॉजिक, तो उसका भी अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. सो सर देखिए कितने सारे नए नोट्स कंपनी लॉ के हिसाब से कंपनियों को बनाने पड़ेंगे, आपने देखा. ये जो 3 छोटी छोटी पॉइंट्स हैं ये प्रैक्टिकल पॉइंट है, मतलब बैलेंस शीट बनाने को लेकर रेलेवेंट तो है ही, बट ये सब वेरियस इंड एस में भी आपको सुनने मिलेगा. खाली सुन लीजिए, अभी अलग अलग इंड एस में हमने चर्चा भी किया इसका. पहला, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट shall be classified into equity or liability in accordance with relevant Ind AS. और कहानी ये है, अगर मैं अलॉट करने जा रहा हूं तो इक्विटी के अंदर दिखाएंगे, अगर मैं रिफंड करने जा रहा हूं तो लाइबिलिटी के अंदर दिखाएंगे. Preference shares including premium received on issue shall be classified and presented as equity or liability in accordance with the Ind AS. अगर preference share irredeemable है, इक्विटी के जैसा है, तो इक्विटी में दिखाएंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द प्रेफरेंस शेयर आप जानते हैं कि रिडीमेबल होते हैं, तो वो लाइबिलिटी में डिस्कस होते हैं. इंड एस 109 में आपको ये पढ़ने मिलेगा. 6, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज कन्वर्टिबल डिवेंचर्स. कन्वर्टिबल डिवेंचर को कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है. इंड एस 109 में आप लोग पढ़ेंगे. तो उसमें जो डेट पोर्शन है और इक्विटी पोर्शन है, इक्विटी कंपोनेंट और लाइबिलिटी कंपोनेंट को डिवाइड किया जाता है इंड एस 109 के हिसाब से. तो वो प्रॉपरली जो डेट पोर्शन है वो डेट में, लाइबिलिटी में, और जो इक्विटी पोर्शन है वो इक्विटी के साथ डिस्क्लोज करना पड़ता है. तो उसके बारे में लिखा है कि भाई करिएगा. तो कुल मिलाकर के ये तीनों जो पॉइंट है, ये तीनों रिस्पेक्टिव इंड एस में अलग से डिस्कशन किया जाता है. शेड्यूल 3 में भी अलग से इसके बारे में बोल दिया कि भाई प्लीज इन सारी चीजों को इंड एस के हिसाब से कर लेना है. ओके, सो यहां पर आकर के हम लोगों का बैलेंस शीट को लेकर के सारा डिस्कशन कंप्लीट होता है. शेड्यूल 3 में जो जो बोला हुआ है, फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया कि नोट्स ऑन अकाउंट, जो बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम आता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट वगैरह, उसका नोट्स कैसे बनता है. सेकेंड पार्ट में मैंने डिस्क्लोज किया कि और एक्स्ट्रा विलफुल डिफॉल्टर टाइप, बेनामी प्रॉपर्टी टाइप, स्ट्राइक ऑफ कंपनीज के साथ क्या रिलेशनशिप है, उस तरह के लोन लिया था किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए और यूज किया कोई और पर्पस के लिए, इन सब का जो अलग से नोट्स बनता है ये मैंने यहां पे आकर के कंप्लीट किया. ओके, थैंक यू वेरी मच.